नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 में। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के बस्तर से उम्मीदों को पूरा करने वाले युवा नेता, आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी की धाक जमाने वाले बस्तर सांसद नए नवेले महेश कश्यप जी। बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। नमस्कार। नमस्कार महेश जी, बस्तर में कवासी लखमा जैसे दिग्गज नेता को आपने मात दी है, शिकस्त दी है, और ये कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा बीजेपी कहीं फंसी है तो वो बस्तर है। कैसे मुमकिन हुआ? जनता कौन सी चीजें जनता को लगी कि उन्हें महेश कश्यप को चुनकर दिल्ली भेजना है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के ऊपर बस्तर के लोगों ने मोहर लगाया है। अभी 5 महीना पहले छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ राज्य का, और उसमें यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 7 से 8 गारंटी को पूरा किया था। साथ ही हमारे बस्तर के लोगों को, जो कांग्रेस के लोगों ने 60 साल तक चलता रहा, चले हैं, और जिसके चलते बस्तर के सभी मतदाता भाई बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया। देवतुल्य कार्यकर्ता का अथक परिश्रम और मेहनत का परिणाम था कि हम वहां से चुनाव जीते। बस्तर देखिए बहुत ज्यादा विविध है, बहुत ज्यादा मुद्दे वहां के बाकी क्षेत्रों से बहुत अलग हैं महेश जी, शहरी क्षेत्रों से अलग हैं। और ये कहा जा रहा था कि आदिवासी बीजेपी से नाराज है, लेकिन आपने सारी अटकलों को दरकिनार करके वहां से जीत दर्ज की है। आदिवासी क्या पूरी तरह से अब बीजेपी के साथ है? देखिए, आज़ादी के 77 वर्ष के बाद कांग्रेसियों ने जो आदिवासी के साथ जो दुर्व्यवहार किया, आदिवासी के साथ जो अन्याय किया, तो इस देश में शायद किसी भी समाज को नहीं किया होगा। क्योंकि आज़ादी के 77 वर्ष में 60 साल शासन करने वाले कांग्रेस के लोग आदिवासी जनजाति समाज के लिए जो कामकाज जिस विभाग से संचालित होता था, वो विभाग पशु विभाग के साथ जोड़ के रखा। क्या कांग्रेस के लोग हमको पशु तुल्य समझते थे, पशु समझते थे? सरदेव अटल बिहारी को शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। 1999 में पहली बार जनजाति समाज के लिए जनजाति मंत्रालय के बना के दिया। और आज़ादी के 77 वर्ष में 60 साल शासन करने वाले लोग वोट बैंक बना के रखे, लेकिन इस देश के आदिवासी जनजाति समाज के लोग, एससी समाज के लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया। बस्तर जैसे क्षेत्र को वहाँ जो केरल, राजस्थान, इजराइल, बेल्जियम जैसे होने के बाद हमारा बस्तर रहा है स्वर्ग। बस्तर छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ नक्सलवाद जैसे जो कलंक का सामना करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, तो इसके पीछे का कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। खासकर कवासी लखमा जैसा व्यक्ति इसका जिम्मेदार है, इसीलिए उनको सबक सिखा दिया है। कवासी लखमा देखिए बहुत बड़े आदिवासियों के बहुत बड़े लीडर है, और आपने उनको उनके क्षेत्र में मात दी। इवन विधानसभा में भी आपने उनसे ज्यादा लीड ले लिया। हाँ, ये पहली बार जो कवासी लखमा अपने आप को अजय बताता था, और अपने आप को अजय बता के सबसे बड़ा नेता समझता था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उनको सबक सिखा दिया। उनके द्वारा लगातार कभी पुलिस को तीर धनुष मारने की बात करता था, कभी मोदी को लाठी मारो का बयान आता था उसका, कभी कलेक्टर को कॉलर पकड़ोगे तो नेता बन जाओगे। इस प्रकार बयानबाजी से वहाँ के जो पढ़े लिखे युवाओं का अपमान का सामना करना पड़ रहा था, और बस्तर का छवि पूरा देश में धूमिल हो रहा था। इसलिए उनको ऐसा सबक सिखा दिया, उन्हीं के क्षेत्र से उनको आर का सामना करना पड़ा। आदिवासी क्षेत्र में देखिए धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। अब जब विधानसभा चुनाव थे तो बीजेपी कहती थी कि ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस कहती थी मुद्दा नहीं है, जनता ने आपको सपोर्ट किया। अभी भी वहां पर ये चीजें सामने आ रही है, इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, धर्मांतरण बस्तर के लिए एक अभिशाप है, और धर्मांतरण का कोई जिम्मेदार है तो इस देश के सत्ताधारी लोग हैं, जब इस देश में लंबे समय से शासन किए। क्योंकि आज़ादी के 77 वर्ष के अंदर ही आज धर्मांतरण देखने को मिलेगा। जब मुगलों का शासन हुआ, अंग्रेजों का शासन रहा इस देश में, लेकिन बस्तर के लोग अपना संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को बचाने के लिए हम अपना जीवन लगा दिए, और कभी धर्मांतरण नहीं हुआ। दुर्भाग्य से आज़ाद भारत के 30-40 वर्ष के अंदर हो रहा है। सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में ये धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है। इसलिए बस्तर के लोग स्वपुर्त अपने आप खड़े होकर उसका विरोध कर रहे हैं ग्राम सभा के माध्यम से, और हमारे संवेदनशील छत्तीसगढ़ सरकार ने संज्ञान में लेते हुए कानून बनाने की बात चल रही है, और आने वाला समय में संवैधानिक रूप से उसका समाधान होगा। नक्सलवाद के मोर्चे पर बहुत तेजी से काम हो रहा है, और जबरदस्त तरीके से नक्सलवाद को लेकर, नक्सलियों को लेकर सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। लेकिन एक बड़ा गंभीर आरोप बस्तर से सरकार पर बार बार ये लगाया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या नक्सलियों की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से, कि भोले भाले निर्दोष ग्रामीणों को नक्सली बताकर मारा जा रहा है। ऐसे में आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। क्या वहां ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नक्सलवाद को पोषण करने वाले, संरक्षण देने वाले कांग्रेस के लोग हैं। जब जीरम कांड होता है तो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का शहादत होता है, और उसी घटना में वर्तमान हमारे साथ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशी विधायक कवासी लखमा मोटरसाइकिल लेके भागता है, और उस क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतता है। और
उन लोगों के संरक्षण में वो लोग पल पुल रहे थे, और जिसके चलते हमारे लोग को बेवजह जेल जाना पड़ रहा है, गोली खाना पड़ रहा है, और आज रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से वहाँ वंचित होना पड़ा। तो ये इनके जिम्मेदार है। हाँ, निश्चित ही हमारे लोगों को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम नक्सलवाद को 2-3 वर्ष के अंदर में खत्म करेंगे बस्तर से, और पुनः शांति स्थापित करेंगे। हमारे प्रदेश के जो यशस्वी गृह मंत्री ने बातचीत का न्योता भी दिया है। अगर बातचीत को तैयार तो हम बातचीत करने को तैयार है, अगर नहीं मानते हैं तो साम दाम दंड भेद का नीति अपनाएंगे और नक्सलवाद का खात्मा करके बस्तर के लोगों को शांति स्थापित करके बस्तर के लोगों को की खुशहाली का हम काम करेंगे। एक बड़ा मुद्दा चल रहा है आदिवासियों का कि जो धर्मांतरित लोग हैं वो जब गांव में अपने शवों का दाह संस्कार, उनको दफनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, उसको लेकर दोनों वर्ग आमने सामने आ जा रहे हैं। हाल ही में एक घटना हुई थी, न्यूज़ 24 ने उसे कवर किया था कि 48 घंटे तक एक युवक का शव पड़ा रहा। इससे समाज में विघटन पैदा हो रहा है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, समाज में ये बिखराव ना हो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, बस्तर एक बस्तर जो है 5वीं अनिश्चित क्षेत्र है। वहाँ पेशा कानून है। वहाँ जनजाति समाज को अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को सुरक्षित करने के लिए अधिकार दिया गया है। तो वहाँ ये इसलिए विवाद हो रहा है क्योंकि हमारे जो जनजाति समाज में अपना जो मरघट होता है, जो शमशान होता है, या उनको गाड़ दिया जाए, जला दिया जाता है। लेकिन जो धर्मांतरित व्यक्ति लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा वहाँ क्रॉस लगाया जाता है, और एक प्रकार से वहाँ उनका मरघट जो एक पूजनीय स्थल, पूजा स्थल माना जाता है, उसको अतिक्रमण हो रहा है। इसके लिए विवाद हो रहा है, और बिना ग्राम सभा का अनुमति के बिना कहीं भी वो क्रॉस लगाना ये गैर कानूनी है। इसलिए वो लोग ग्राम सभा के माध्यम से इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। एक और आदिवासियों का मुद्दा है कि अगर कोई आदिवासी जो धर्मांतरित है वो मरने के बाद गांव की जमीन पर हक उसका नहीं है, जब तक ग्राम सभा अनुमति ना दे, तो उस पर फिर उसे रिजर्वेशन कैसे मिलता है? ये मुद्दा डीलिस्टिंग का जो है आदिवासियों की पहली मांग रही है, लंबे समय से रही है। करीब 4 दशक से केंद्र में इसका प्रस्ताव अटका पड़ा हुआ है। अब डबल इंजन की सरकार है, आप भी वहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस मुद्दे को क्या आप दिल्ली की संसद में उठाएंगे? निश्चित ही हमारे देश के संविधान में हमें के लिए और अनुच्छेद 342 में एसटी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अनुच्छेद 341 में जो एससी वर्ग के लिए, हमारे दलित समाज के लिए वर्गों के लिए जो प्रावधान है कि एससी समाज का व्यक्ति अपना संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज छोड़ के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख मत को छोड़ के ईसाई इस्लाम कबूल करता है, उसका आरक्षण स्वतः समाप्त होगा, ऐसा प्रावधान है। तो यही प्रावधान 1942 में क्यों नहीं? इसलिए कांग्रेस पार्टी में एक कद्दावर नेता जो माननीय कार्तिक उराव जी 1966 में उन्होंने कानून में संशोधन के लिए उनको लगभग 300 सांसदों का हस्ताक्षर करके संसद में मांग किया था, लेकिन कुछ तथाकथित जो आदिवासी नेता जो धर्मांतरण को संरक्षण देने वाले के दबाव के चलते वो ठंडे बस्ते में पड़ा है, जिसके चलते अभी देश के लोगों ने डीलिस्टिंग का मांग के अभी चल रहा है। और आने वाले समय में अगर पूरे देश से मांग आएगा और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा तो निश्चित ही बन सकता है, उसके लिए पहल होगा। आप पार्टी फोरम पे मांग रखेंगे? हाँ, हम पूरे देश के हमारे जनजाति बहुल क्षेत्र के लोगों से हम बात करेंगे, वहाँ का क्या स्थिति, हमारे यहाँ की क्या स्थिति और उनका क्या मनसा है, क्या मांग है, तो उसके हिसाब से हम बात रखने का प्रयास करेंगे। बस्तर के लिए बहुत काम हो चुका है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा विकास का काम कहीं होना है पूरे छत्तीसगढ़ में, जो बाकी रह गया है वो बस्तर में रह गया है। आपके 3 प्रमुख काम क्या होंगे? आपने जब सोचा होगा ये चुनाव लड़, तो ये 3 काम मुझे जनहित के पहले करने। देखिए, बस्तर के लोगों को एक तो रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से तो आवश्यकता है। कई जगह आज रोड नहीं है, सड़क नहीं है, स्वच्छ पेयजल के से भी आज लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ आज़ादी के 77 वर्ष के अंदर भी हमको रेल सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ है, तो ये पूरा करना हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसके चलते हम लोग को रायपुर या विशाखापट्टनम के सहारे हमारे लोग को स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। तो हम बस्तर में क्यों नहीं? बस्तर केरल राज्य से बड़ा, इजराइल, बेल्जियम देश से बड़ा क्षेत्रफल रहा है, वहाँ के जल, जंगल, जमीन, वहाँ का वंश, इसलिए वहाँ बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आज भी बहुत सारे लोग शिक्षा से वंचित है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? तो कहीं ना कहीं इस देश के जो लंबे समय से शासन कर सत्ताधारी लोग हैं, लेकिन हमारे मोदी जी के गारंटी पर हमें भरोसा है। डबल इंजन का सरकार अभी बनने जा रहा है, तो हम उस जो सुविधा से हमारे लोग वंचित है उसको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। बस्तर के आदिवासियों की आवाज चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में, उस तरह से जनप्रतिनिधि नहीं उठा पाते। यही वजह है, माना जाता है कि वो पीछे रह गए। आज जब आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो
कितना आप खुद को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं और साथ ही साथ अब अपना कितना दबाव है आपके ऊपर, क्योंकि ये वहाँ के क्षेत्र के लोगों की समस्या को उठाना और उनका निराकरण करना ये बहुत बड़ा काम आपके ऊपर है। देखिए, हमारे देश के केंद्रीय नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हमारे प्रदेश नेतृत्व को, हमारे जिला के नेतृत्व को, जिन्होंने मेरे जैसे सामान्य गांव गरीब किसान का बेटा को भारत का लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया और बस्तर लोकसभा का मुझे टिकट दिया था। क्योंकि ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मेरे जैसा गाँव गरीब किसान का बेटा को भी भारत का लोकतंत्र का मंदिर प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सकता है। और मुझे मालूम है कि बस्तर के लोग क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, उसको लेकर हम अपने से पूरा प्रयास रहेगा कि हम संसद तक पहुंचाएंगे और आदरणीय मोदी जी तक पहुंचाएंगे और गारंटी के साथ उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। में आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? पीएम मोदी का नाम आप बार बार ले रहे हैं, इसके अलावा बस्तर के क्षेत्र की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहां ऐसे कौन से नेता जिनको देखकर आपको जनसेवा की जो ललक है वो पैदा? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज एक महामानव के रूप में पूरा विश्व को नेतृत्व कर रहे हैं और मोदी जी जो काम भूतो ना भविष्य कभी संभव नहीं हो वो काम करके दिखाया है, इसलिए वो हमारा आदरणीय बलीराम कश्यप जैसे नेता हुए, जिसके चलते आज बस्तर जो का राजनीति बलीराम कश्यप जी से शुरुआत होता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं, वो हमारे आदर्श रहे और उन्हीं के आदर्श के पथ चिन्ह में हम चल के हम काम करते रहेंगे। एक अंतिम, मैं सवाल तो नहीं कहूँगा, आपसे एक अंतिम वादा लेना, बस्तर के हित में जब भी कभी कोई ऐसी खबर आती है जिसमें हमको लगता है कि हमें आपसे संपर्क करना पड़ेगा जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो आप जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे न्यूज़ 24 पर, यह वादा कीजिए और शुभकामनाएं हमारी बहुत तरफ। देखिए, देश हित में, बस्तर हित में जब भी जहां जरूरत पड़ेगा वहां हम हर समय उपलब्ध रहेंगे और हमारा जो उपलब्ध रहेंगे और वहां के हित के लिए जैसा जरूरत पड़ेगा तो हम उसके लिए काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करते हैं कि बस्तर की आकांक्षाओं को, उम्मीदों को आप पूरा करेंगे और जो विकास की धारा वहां पर बहनी शुरू हुई है अब उसे नए मुकाम तक पहुंचाएंगे। हाँ, धन्यवाद सभी न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को और हमारे बस्तर के मतदाताओं को और देशवासी को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।